हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का फिलो फॉर्म पे स्वागत करता हूं। मेरी वॉइस वीडियो एंड पीपीटी क्लियर है तो कमेंट में यस कीजिए। उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके ओके, सभी आ जाओ गाइस, क्लास को ज्वाइन कीजिए, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे कमेंट में कीजिए यस अगर वॉइस वीडियो क्लियर है तो। पीवीपी वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है तो कमेंट में यस कीजिए। ज्वाइन कीजिए क्लास। आप सभी को पता ही है कि अपनी डेली क्लास 10 AM पे लाइव होती है, जिसमें अपन एनवायरमेंटल एंड डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, लाइव आ जाओ एक बार। कल की क्लास सभी ने देखी है रिकॉर्डेड, अगर जो लाइव क्लास नहीं देख पाया हो। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। और दो क्लास हुई है जिसमें अपन ने पढ़ लिया है एनवायरमेंट गुड्स क्या होती है या फिर फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, और सेकंड क्लास में अपन ने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंट गुड्स, जिसमें यूज गुड्स एंड नॉन यूज गुड्स के बारे में कल अपने पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। और एनवायरमेंटल फंक्शन में पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, टाइप्स ऑफ गुड पढ़े थे, और उसमें एरिज्नो मॉडल और थर्मोडाइनेमिक दो मॉडल अपन ने भी कवर किए थे। तो आज अपना रहने वाला है एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, और कल अपना रहने वाला है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये चार लेक्चर के बाद में अगर आपके लगभग तो मोटा मोटा सिलेबस कवर हो ही जाएगा। उसके बाद में आपके क्या बचेगा मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, अपन ने फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल पढ़ लिया, फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, ये अपन ने कवर कर लिया। और कल अपन ने क्या कवर कर लिया था, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल। और आज अपन क्या पढ़ने वाले, एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो ये अपने तीन हो जाएंगे मोटे मोटे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने क्या रह जाएगा, एक तो लाइव टेबल रह जाएगा। नहीं, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कल के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। कल के लेक्चर में अपन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में अपने क्या रहेगा, लाइव टेबल, लाइव टेबल और कुजनेट्स कर्व, कोऑर्डिनेट्स कर्व रहेगा। और उसके बाद में अपने क्या रहेगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें अपन लेटेस्ट पढ़ेंगे 5, और एसआरएस का सर्वे भी अपन कवर करेंगे। और उसके साथ ही अपन क्या पढ़ेंगे, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी पढ़ेंगे। उसके मतलब मैक्सिमम 3 क्लास में अपने ये यूनिट कवर हो जाएगी कल की या परसों की। और अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर उसके बाद में अपन कौन सी यूनिट पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे, अगर आप कहोगे तो पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगर आप कहोगे तो बैंकिंग पढ़ेंगे। और इन दो यूनिट 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में अपन कौन सी यूनिट पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और एसआरएस का डाटा भी अपन पढ़ेंगे। और आज की अपने जो ये ब्रेक नहीं आता क्या, हाँ, जैसे फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट अपन ने पढ़ लिया है, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरनमेंट कल की क्लास में हो गया। आज की क्लास में एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जाएगा। फिर अपने बचेंगे लाइव टेबल, कुडनेस करो एंड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, तो वो अपने
कल हो जाएगा मोटा मोटा, और फिर परसों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड SRS डाटा वगैरह भी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? एज स्ट्रक्चर अपन क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या रीजन रहता है, मतलब इसको सरकार का क्या बेनिफिट होता है? एज स्ट्रक्चर में किस एज के लोगों की अपन ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, और अपन इसका कैलकुलेशन करने का क्या फायदा रहता है? सरकार इसलिए एज स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करती है या फिर उसका डाटा इकट्ठा करती है ताकि जो पॉलिसी मेकिंग बनाती, पॉलिसी बनाने में उनको हेल्पफुल होती है कि मतलब कितने % लोगों को अपन पेंशन दे रहे हैं, और या फिर कितने परसेंटेज स्टूडेंट को अपन स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। जैसे कि मतलब वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो प्रोडक्टिव वर्क कितनी पॉपुलेशन जो कि इकोनॉमी में वर्क करती है, और अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कितनी है। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री में अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वो इकोनॉमी में एक बैड इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि इकोनॉमी एक डाउन साइड में गति करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे अनप्रोडक्टिव वर्क का मतलब जैसे 15 से 16, 0 से 15 वर्ष के और 65 से अबव के लोग होते हैं ना, वो किसी भी प्रकार की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे 0 से 15 ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं वो वर्क करने के लिए एबल नहीं होते हैं, और 65 प्लस एज के होते हैं वो भी बहुत ओल्ड हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। तो ये नहीं होता, ये वर्किंग एज में शामिल नहीं होते, और 15 टू 64 एज की मिड वाले वो वर्किंग कैपेसिटी में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये एज स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की आयु आमतौर पर सर्वेक्षण के समय अंतिम जन्मदिन की आयु के आधार पर निर्धारित होती है। मतलब एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है, और अंतिम जन्मदिन की आयु के आधार पर उसकी आयु निर्धारित की जाती है। जैसे ये इंग्लिश में देख सकते हो कि एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है, फाइनल एज ऑफ द बर्थडे। ठीक है, तो ये एक एज से मापा जाता है। और एज स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एज कंपोजिशन, उसके बाद में होता है डिपेंडेंस रेशियो, और उसके बाद में क्या होता है, ये देख लीजिए, और डिपेंडेंसी, और ये सेकंड है डिपेंडेंसी, और थर्ड कौन सा होता है, पिरामिड, जिसको अपन पॉपुलेशन पिरामिड भी कह सकते हैं। मतलब एज कंपोजिशन, डिपेंडेंसी रेशियो और पॉपुलेशन में डिवाइड की गई है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन में मतलब वो अपन को ये आइडिया हो जाएगा कि एज कितने टाइप के लोग एज में आते हैं और कितनी एज ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले एज स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ गया है, एज कंपोजिशन, डिपेंडेंसी रेशियो और पिरामिड में। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में क्या होता है, या फिर एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन में वो होता है कि जिसमें और मेल और फीमेल दोनों को काउंट किया जाता है। ठीक, किसको? मेल और फीमेल दोनों को काउंट किया जाता है, और एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में कौन कौन सी है? 3 पार्ट में 0 से 14 और 14 से 64 और 65 प्लस एबोव में डिवाइड किया। जैसे देख लीजिए कि 0 से 14 ईयर के बच्चे जो बिल्कुल यंग होते हैं, और सेकंड कैटेगरी है 15 टू 64, और थर्ड कैटेगरी है 65 प्लस एबोव ईयर के। तो मतलब ये 3 एज ग्रुप में अपनी इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की कह दीजिए या वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज स्ट्रक्चर अगर वो काउंट करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करके काउंट करते हैं। जिसमें से ये है 0 से 14 ईयर के स्टूडेंट एंड 65 प्लस के जो एबो होते हैं, जो यंग होते हैं, या फिर 0 से 14 ईयर के चाइल्ड होते हैं, वो होते हैं डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? इन पे रहते हैं। जैसे 15 टू 64 ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो वर्किंग फोर्स में इंक्लूड होते हैं। तो ये एज कंपोजिशन आपको समझ में आ गया कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 0 से 14 ईयर जिसमें चाइल्ड आते हैं, और सेकंड आते हैं 15 टू 64 जिसमें यंगेस्ट पर्सन आते हैं जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, जो इकोनॉमी को और बूस्ट करते हैं। थर्ड होते हैं 65 प्लस एबो पर्सन, और जो कि एक पेंशन पर्सन भी कह सकते हैं, या फिर वो अनप्रोडक्टिव वर्किंग हो जाते हैं, फिर वो एक डिपेंडेंट हो जाते हैं। किस पे?
इन पे डिपेंड हो जाता थे एज स्ट्रक्चर सेकंड पे। तो ये एज स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी कोई डाउट? अब ये सेंसस 2011 के अनुसार मतलब कितने प्रतिशत पॉपुलेशन है जो यंग है? 0 से 14 ईयर की पॉपुलेशन कितनी है? 31% के अराउंड है। और 65 से अबो लोग है वो कितने हैं? मतलब 15 टू 65 ईयर के वो कितनी है? 65%। और लगभग 8 या 9% है वो कितनी है? 65 प्लस एबो। तो ये आपको सेंसस के अकॉर्डिंग याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दे दिया जाएंगे, फेल द मैच करना है कि कौन सा किस में है। जैसे ये पूछ लिया जाएगा 0 से 15 के कितने हैं, और 15 टू 64 के कितने हैं, और 65 प्लस एबो कितने, या 65 प्लस एबो ईयर के कितने, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, जैसे ये 0 से 15 है, ये इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, और 65 प्लस ये भी डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? 15 से 64 एज ग्रुप के लोगों पे डिपेंडेंट है। तो ये एज स्ट्रक्चर वाला आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। तो अब अपन पर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। डिपेंडेंसी रेशियो वो होता है कि जैसे जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो रेशियो होता है उसको डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। और डिपेंडेंट कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट कौन से नहीं होते हैं? जैसे डिपेंडेंट 2 टाइप कैटेगरी के इंक्लूड होते हैं, जैसे 0 से 15 और 15 65 प्लस के। और किसका रेशियो 15 से 64 के, इन दोनों का रेशियो को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंसी रेशियो कहा जाता है। और ये डिपेंडेंसी रेशियो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसमें फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला पूछा जाए तो कैसे करोगे, या फिर ओनली चाइल्ड का रेशियो पूछ लिया जाए, या फिर 65 प्लस एबो का रेशियो पूछ लिया जाए, तो आपको रेशियो कैसे याद रखना है, उनका फॉर्मूला क्या, वो एक कंपेयर करके आपको ध्यान रखना है। क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो से एग्जाम में मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला ही आएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो का ज्यादा कुछ आने की संभावना है नहीं, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन जैसे ये देख लीजिए, मैंने बताया ये टोटल डिपेंडेंसी रेशियो, इसको अपन, अगर आपको टोटल डिपेंडेंसी रेशियो नहीं पूछा जाए, ओनली डिपेंडेंसी रेशियो का पूछा जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके लिए टोटल डिपेंडेंसी रेशियो भी है। ठीक है, तो ये क्या पूछा है कि टोटल डिपेंडेंसी रेशियो ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं? 0 से 14 साल के, और प्लस नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन कितने? 65 प्लस है वो, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एडल्ट पर्सन जो कितने हैं? 15 टू 65 प्लस। ये डिवाइड बाय 100 यहाँ पे नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि डिपेंडेंसी रेशियो का क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लस नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एडल्ट पर्सन एंड मल्टीप्लाई 100। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो का कैसे, तो मैं चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो का आपको बताता हूँ। रेशियो पे से डिपेंडेंसी रेशियो का मैंने बताया था कि मतलब कितनी, डिपेंडेंसी रेशियो ये होता है कि डिपेंडेंसी रेशियो इज इकोनॉमी की इनएक्टिव पॉपुलेशन टू द इकोनॉमी एक्टिव पॉपुलेशन। मतलब इनका ये इनएक्टिव पॉपुलेशन, इनएक्टिव पॉपुलेशन और एक्टिव पॉपुलेशन, मल्टीप्लाइड 100 करके अपन क्या निकालते हैं? पॉपुलेशन रेशियो निकालते हैं। जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, अगर आपको टोटल डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आपको ये देखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एडल्ट पर्सन, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं है, 100 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एडल्ट डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला है। अगर इसको, ये तो टोटल डिपेंडेंसी रेशियो का पूछ लिया जाए, अगर आपको अलग अलग पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे?
जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो निकालो, रेशियो निकालना है तो आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ चाइल्ड जो कितने होते हैं 0 से 15 ईयर के एज ग्रुप होते हैं, और नंबर ऑफ एडल्ट पर्सन जो कितने होते हैं 15 टू 65 प्लस, और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो हो गया। अगर इसी प्रकार आपको एज्ड पर्सन का पूछ लिया जाए तो क्या आप करोगे, एज पर्सन का रेशियो पूछा जाए तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ चाइल्ड की जगह आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एज्ड पर्सन, नंबर ऑफ एज पर्सन जो कितने होते हैं 65 प्लस एबो, और नंबर ऑफ एडल्ट एडल्ट पर्सन जो कितने होते हैं 15 टू 65 प्लस, और डिवाइड मल्टीप्लाई 100। तो ये आपको तीनों अलग अलग ध्यान रखना है कि टोटल डिपेंडेंसी रेशियो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो कैसे करते हैं, एज का कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, आप काफी लेट क्लास को ज्वाइन किया है, 20 मिनट आपको पहले वाला कैसे समझ में आएगा, अब यहाँ से क्लास कंटिन्यू करेंगे तो सभी स्टूडेंट हमेशा क्लास को टाइम पे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पहले वाला अगर समझ में आ जाएगा तो आगे वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो अभी जब आप लेट क्लास ज्वाइन करते हैं तो मैं पहले वाला तो कैसे रिवाइज कराऊंगा 20 मिनट का। तो आप हमेशा डेली टाइम पर ज्वाइन कीजिए, हमेशा 10 बजे अपनी क्लास होती है लाइव, बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन कीजिए। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपनी आज एज स्ट्रक्चर पर क्लासेस चल रही है, जिसमें अपन ने एज कंपोजिशन पढ़ लिया है। अभी अपन पढ़ रहे हैं डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो ये जनरली मैंने फॉर्मूला बताया है, अभी क्लास अपन आगे इंपॉर्टेंट आएगी, मतलब इतना ज्यादा कुछ अपन ने नहीं पढ़ा है। तो अब अपना है पॉपुलेशन पिरामिड क्या होती है, ये थर्ड पार्ट है। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होती है, जिसमें एक पॉपुलेशन को किस प्रकार होती है, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, और बच्चों की एज पॉपुलेशन कितने परसेंट है, एज्ड पर्सन कितने हैं, और ये पॉपुलेशन पिरामिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और कौन सा डेवलप्ड कंट्री में और कौन सा डेवलपिंग कंट्री में है, और इसकी एज स्ट्रक्चर ऐसी है तो क्यों है, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पॉपुलेशन पिरामिड का उसका अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पॉपुलेशन को स्ट्रक्चर पिरामिड से एज स्ट्रक्चर का ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन पिरामिड किसको रिप्रेजेंट करता है, कि एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्स एक्स पर रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्स पर अपन किसको प्रेजेंट करेंगे, एज स्ट्रक्चर को, एज को। जैसे ये वाई एक्स पर ये देख सकते हैं एज को प्लॉट करेंगे, और एक्स एक्स पे अपन किसको करेंगे, पॉपुलेशन को। ठीक है, और स्केल सिंगल भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर की एज स्केल होती है। तो पॉपुलेशन पिरामिड में आपको ये ध्यान रखना है कि एज होती है वो वाई एक्स पर होती है, और पॉपुलेशन होती है वो एक्स एक्स पर होती है। राइट साइड में फीमेल को काउंट किया जाता है, और लेफ्ट साइड में मेल को काउंट किया जाता है, और इसको एक बार ग्राफ के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें स्केल 5 ईयर की होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये पॉपुलेशन पिरामिड को आपको ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना है कि फीमेल को अपन राइट साइड में काउंट करते हैं, और मेल को अपन लेफ्ट साइड में काउंट करते हैं। ये डिपेंडेंसी रेशियो का यहाँ पर फॉर्मूला कैसे आ गया? अब ये है कि टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड मैक्सिमम कितने टाइम के होते हैं, मैक्सिमम 4 टाइप के होते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड होता है, और रिग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड होता है, और स्टेशनरी पिरामिड होता है, और इंटरमीडिएट पॉपुलेशन पिरामिड होता है। तो आपको इसको कैसे कंपेयर करके ध्यान रखना है कि कौन सा डेवलप्ड कंट्री में है, और इसकी बर्थ रेट क्या है।
और डेथ रेट क्या है, और कौन सा किस टाइप की कंट्री में पाया जाता है, डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है या डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है, और इसमें मतलब कितने सालों तक इसकी ग्रोथ कैसी रहती है, तो ये मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे पॉपुलेशन पिरामिड में, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड में, प्रोग्रेसिव या इसको हिंदी में प्रगतिशील पिरामिड भी कहते हैं, ये एक किस टाइप की कंट्री में पाया जाता है, ये डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है। तो इसमें क्या आप देख सकते हो, बर्थ रेट भी क्या है, हाई है, और डेथ रेट भी हाई है, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट हाई किस कंट्री में होते हैं, डेवलप्ड कंट्री में होता है या डेवलपिंग कंट्री में होता है, डेवलपिंग कंट्री में होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक एजुकेशन की कमी होती है, और जिससे क्या है कि बर्थ रेट इंक्रीज हो जाती है, और दूसरा इसमें हॉस्पिटल वगैरह हेल्थ फैसिलिटी भी कम होती है, जिससे कि डेथ रेट भी हाई हो जाती है। अगर कोई भी कंट्री डेवलप है तो वहां पे एजुकेशन भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा, तो क्या है कि उससे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम हो जाएगी। और वहां पे कुछ जगह पे ऐसा है कि कल्चरल भी इफेक्ट डालती है कि बच्चे ज्यादा होना चाहिए, वो एक कल्चरल इफेक्ट भी वहां पे नहीं होता है, क्योंकि वहां की फीमेल एजुकेशन हो जाती है, और लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से वहां पर कल्चरल भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और इसकी अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रोग्रेसिव पिरामिड की स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको ये देखना है क्लासिकल ट्राइंगुलर होता है शेप, किसका, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड का, ठीक है। और ये देख मैंने बता दिया कि ये डेवलपिंग नेशन में पाया जाता है। कौन सा प्रोग्रेसिव पिरामिड किस टाइप की कंट्री में पाया जाता है, डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है। और इसके रीजन क्या होता है डेवलपिंग कंट्री में, क्योंकि यहाँ लो लेवल ऑफ फीमेल एजुकेशन होता है, और उसके बाद में इसकी यहाँ गरीबी भी ज्यादा होती है, और लेस अवेयरनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑफ मेजर, मतलब वहां पर लोगों में मतलब अवेयरनेस बहुत कम होती है कि अपन बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, और डेथ रेट के बारे में भी उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होने की वजह से दोनों हाई हो जाती है। दोनों हाई होने की वजह से एक पॉपुलेशन एक नॉर्मल लेवल में इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो इसमें सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड का कल अपन थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें सेकंड स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों धीरे धीरे कम होने जा रही है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे रिग्रेसिव मॉडल। प्रोग्रेसिव में तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और सेकंड है रिग्रेसिव मॉडल। रिग्रेसिव मॉडल में क्या होता है कि इसमें बर्थ रेट होती है ना, वो भी लो होने शुरू हो जाती है और घटनी शुरू हो जाती है, डिक्लाइनिंग या फिर डिक्रीजिंग होती शुरू हो जाती है, धीरे धीरे मतलब कम होती जा रही है। और डेथ रेट भी धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब इसमें ये होता है कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों धीरे धीरे कम हो जाती, तो आपको पता लगाना चाहिए कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम हो रही, तो ये किस टाइप की कंट्री पे, ये विकसित देश में या फिर डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है। और इसमें ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कितनी होती है। अभी मैंने आपको एज स्ट्रक्चर बताया था, 3 बताया था, 3 एज स्ट्रक्चर बताया, जिसमें 0 से लेके 15 ईयर के चाइल्ड होते हैं, उसके बाद में 15 से लेके 64 वर्ष के कौन से होते हैं, यंग होते हैं, और 65 प्लस के कौन से होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें चाइल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, चाइल्ड की पॉपुलेशन 30%, टोटल पॉपुलेशन में 30% चाइल्ड की पॉपुलेशन है। इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें चाइल्ड की पॉपुलेशन 30% है, और इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और रिग्रेसिव पॉपुलेशन एक प्रकार का डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है। और इसमें एज्ड पर्सन मतलब 65 प्लस के होते हैं, वो कितनी इसकी टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड है, टोटल पॉपुलेशन का 15% एज पॉपुलेशन, और डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है। और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ये होता है कि यहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा भी अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा अधिक होने का मतलब ये होगा कि डेथ रेट तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कम है, और बर्थ रेट भी कम होते हैं, तो जो ज्यादा सालों तक लोग जीते, क्योंकि वहाँ की एक एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, और वहाँ का एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, एयर भी शुद्ध है, वाटर वगैरह
सब कुछ क्लीन होने की वजह से वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा होती है, क्योंकि एक डेवलप कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, उनका ज्यादातर हार्मफुल नहीं किया जाता है। तो इसलिए वहाँ के लोगों को, और दूसरा ये भी फायदा हो सकता है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का वो अच्छे से यूटिलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी है ना वो ज्यादा होती है। जैसे बर्थ रेट कम हो गया तो बर्थ रेट कम होने से 0 से 15 साल के बच्चे वो कम होंगे, तो वहां पे एक इंडिपेंडेंसी रेशियो अधिक होगा और डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा। इस वजह से उनको क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनको जितना जरूरत होती है उतना ही यूज करना पड़ता है, ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना पड़ता है, इसलिए वह नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से उनके पास एक सेव हो जाते हैं, जो कि अच्छा मतलब एक ग्रोथ के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। तो ये एक डेवलप कंट्री में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा ये इसमें डाटा आपको रीड करना है 1 से 2 बार। 8% की पॉपुलेशन 15% होती है और साहिल की कितनी होती है 30%, और ये डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी दो पढ़ लिया है, एक तो पढ़ लिया प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड, दूसरा पढ़ लिया रिग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड। तो इसमें आपको ये कंपेयर करके ध्यान रखना है कि कौन सा डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है और कौन सा डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है। ये एनवायरमेंटल इकोनॉमी है, इसमें क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद करना पड़ेगा या रीड करना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे माइक्रो मैक्रो आएंगे उसमें अपने एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे और डायग्राम बेस्ड पे होंगे जितने अपन को एक ओनली फॉर समझना पड़ेगा। ये इसमें आपको डाटा याद करना पड़ता है, एक इंडियन इकोनॉमी और इसमें एनवायरमेंट में डाटा याद करना पड़ेगा। डेमोग्राफी में जैसे कल अपना लेक्चर आएगा जिसमें अपन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा डाटा बेस पर है, जिसमें अपन को ज्यादा से ज्यादा जितनी बार रीड करेंगे तो अपने को इजीली याद रह जाएगा। अब ये थर्ड है अपना स्टेशनरी पिरामिड, मतलब ये स्थिर पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, स्थिर पिरामिड में क्या होता है कि इस यहाँ जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। लेकिन अभी जैसे अपने लेटेस्ट रिग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा था ना, उसमें बच्चों की पॉपुलेशन कितनी थी 30% थी, और यहाँ पे कितनी है 35 से 40% पॉपुलेशन है। ये आपको कंपेयर करके याद रखना। और लगभग वहां पे कितने थे 15% से ज्यादा क्या थे एज्ड पर्सन थे, 65+ एबो के थे, और यहाँ पे कितने हैं 10%। ये पैटर्न कई वर्षों तक एक जैसा बना रहता है, मतलब ये कई सालों तक एक जैसा बना रहता है। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आता है कि मतलब डेथ रेट बर्थ रेट में ज्यादा परिवर्तन भी नहीं आता, और कई सालों तक चले रहने की वजह से इसको स्थिर पिरामिड या स्टेशनरी पिरामिड भी कहा जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, एक तो ये डाटा वाला और ज्यादा कुछ है नहीं, और कई सालों तक चलता है, और डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों में लो चलता है। तो तीनों में आपको कंपेयर करके याद करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फोर्थ अपना क्या है, फोर्थ है इंटरमीडिएट पिरामिड। इंटरमीडिएट पिरामिड में क्या होता है, ये ऐसे देशों में कभी प्रकृति से संरचना होगी कभी भविष्य में प्रतिगामी, मतलब ये होता है कि इसमें दोनों होता है, फ्यूचर में प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और फ्यूचर में रिग्रेसिव भी हो सकता है। जो दोनों को इंक्लूड करके चलता है उसको अपन क्या कहते हैं, मतलब दोनों के मिड में चलता है उसको अपन इंटरमीडिएट पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। तो अपन ने अभी पॉपुलेशन का एज कंपोजिशन पढ़ लिया और डिपेंडेंसी रेशियो भी पढ़ लिया। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि अपना एज स्ट्रक्चर अभी अपना कंप्लीट हो गया। अभी अपना रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसके बाद में अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड पर आते हैं। हिमांशी, आपका इसमें एज स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट? चलो मैं एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूं कि इनमें एज स्ट्रक्चर पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये इन पॉपुलेशन पिरामिड ईच बार रिप्रेजेंट एज स्ट्रक्चर, जैसे इसमें पॉपुलेशन ये पिरामिड होते हैं ना, वैसे ये इस टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड, जो ये बार डायग्राम होता है ना, ये कितने सालों का होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में बताओ कि 1 ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है, या 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, ये कितने ईयर का होता है? इसका ऑप्शन बताओ सारे कमेंट करके, ए बी सी डी ई में से कौन सा सही हो सकता है? नो सर, तो इसमें 5 ईयर का एज ग्राफ का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है अपना। मतलब ये जो ये डायग्राम होते हैं ना, ये पार्ट
तो इसको प्रत्येक को 5 ईयर के एज के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। ये नहीं होता है कि सम और विषम, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन एज स्ट्रक्चर 5 ईयर का होता है। जैसे ये कोई भी पॉपुलेशन ऐसे बना देते हैं, ऐसा जरूर नहीं है कि ये ऐसा भी बन सकता है और फिर ये वाला बड़ा भी हो सकता है इससे, यहाँ से लेके, और फिर छोटा भी हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पॉपुलेशन पिरामिड आप बना रहे हो। तो इसमें एज स्ट्रक्चर कितना होगा, 5 ईयर का। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन में लेके आता हूँ, क्योंकि ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि अपन इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि पॉपुलेशन पिरामिड में फीमेल को किस साइड काउंट किया जाता है और मेल को किस साइड काउंट किया जाता है। ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए। इसमें मतलब ये जैसे मैंने पॉपुलेशन पिरामिड बताया, ये पॉपुलेशन पिरामिड किसको रिप्रेजेंट करता है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, या यंग ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन करता है, या एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, या जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन पिरामिड। जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन पिरामिड किसको रिप्रेजेंट करता है। चलो मैं पहले आपकी हेल्प कर देता हूँ। पॉपुलेशन पिरामिड में अपन एज को किस साइड काउंट करते हैं, एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर। एज को अपन वाई एक्स पर काउंट करते हैं और पॉपुलेशन को एक्स एक्स पर काउंट करते हैं। तो अपन को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, पॉपुलेशन पिरामिड। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है। ये भी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड में मतलब कौन सा तथ्य है इसमें, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब वो होता है कि अपन किस पर डिपेंड करते हैं, कौन सी पॉपुलेशन पर अपन डिपेंडेंट है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में ये 15 to 64 एज ईयर के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंतर्गत आती है। और 0 से 4, ये तो चाइल्ड के साइड में कैलकुलेट किया जाता है, और 65 प्लस के मतलब ये तो किस में आ जाता है, ओल्ड में आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये भी लास्ट पीवाईक्यू है। तो अब अपन पढ़ेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पर एज स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट, मैंने क्वेश्चन भी बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप देख पा रहे हो तो कि इसमें टोटल डिपेंडेंसी रेशियो का नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि आने वाले आपका जब भी दिसंबर में एग्जाम हो तो डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि मतलब एज स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन पिरामिड से क्वेश्चन आ गया है, तो आने वाले टाइम में डिपेंडेंसी रेशियो पे क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आप फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए और तीनों का अलग अलग याद कर लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जैसे 15 से लेके 64 ईयर के जो लोग होते हैं वो कितना किसी देश में ज्यादा है। अगर वो किसी देश के में इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन अगर ज्यादा है या फिर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वो कंट्री क्या है और ज्यादा बूस्ट करेगी, मतलब उसकी पोटेंशियल इंक्रीज होगा जीडीपी में। जीडीपी में इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि वहां तो एक तो इंडिपेंडेंस रेशियो था वो कम होगा, क्योंकि पेंशन के लोग भी कम होंगे, और जो बच्चे होंगे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम होने की वजह से उन पे भी ज्यादा रिसोर्सेज का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ का एक तो नेचुरल रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज होगा, और फिर वो अपने और इन्वेस्ट मनी और कहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट पर्सन तो उनके पास सेविंग ज्यादा होने की वजह से वो अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं। ये जनसंख्या लाभ से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि से मतलब 15 से लेकर 66 साल के जो लोग होते हैं उनमें जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कितने इंक्लूड है उनकी वृद्धि से इनमें इंक्लूड किया गया है। और ये देख सकते हो आयु संरचना में परिवर्तन आमतौर पर फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी इन दोनों में कमी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अब ये देखिए फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों कम होने की वजह से वो एक डेवलप्ड कंट्री में होता है, और ये तभी होगा जब वहां पर एजुकेशन होगा, अच्छा होगा, और कल्चरल की कोई भी वैसे बैरियर नहीं होगा कि अपन को कितनी पॉपुलेशन कितने बच्चे वगैरह करने, वो भी एक तरह का बैरियर नहीं होगा।
तो मतलब इसमें ये है कि आमतौर पर प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट का कारण भी होता है, जिससे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बढ़ेगा और जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेंगी, जिससे कि इकोनॉमी में ग्रोथ भी होगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू, जैसे अकॉर्डिंग, ये अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड कौन कंडक्ट करवाता है, जैसे ये एक संस्था है यूएनएफपीए। यूएनएफपीए जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फॉर फंड। इसकी स्टैब्लिश कब हुई थी, ये कब स्थापित हुआ था, ये 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसने अपना कार्य करना कब स्टार्ट किया था, 1969 में किया था। मतलब तो ये आपको देखना है कि यूएनएफपीए कब स्टैब्लिश हुआ था, 1967 में हुआ था। और इसने अपना कार्य करना कब स्टार्ट किया था, 1969 में स्टार्ट किया था। तो आप कोई मुझे कमेंट बता सकता है। और मैं ये बता दूं, इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूके में, यूनाइटेड स्टेट यूएस में है। तो मुझे कोई बता सकता है कमेंट करके इंडिया इसका पार्ट है या फिर नहीं है। हिमांशी आप बताइए, इंडिया इसका यूएनएफपीए का पार्ट है या फिर नहीं है। मैं ये बता देता हूँ कि इंडिया इसका पार्ट है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि इंडिया इसका पार्ट कब बना था। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने कार्य अपना 1969 में स्टार्ट किया था, लेकिन ये इंडिया इसका पार्ट कब बना था, ये अपने क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया इसका पार्ट 1974 में बना था। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। इंडिया इसका पार्ट है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट कब बना था, 1974 में इसका पार्ट बना था। तो इसमें यही है कि मतलब ये आप ये रीड करने के बहुत थ्योरी का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे मैं बिल्कुल आपको पढ़ के बताऊंगा तो भी कुछ है नहीं। जैसे ये 15 से 64 ईयर का हिस्सा, जो गैर कार्यशील आयु संरचना की जनसंख्या, मतलब जिस देश में 15 से 64 वर्ष के लोग ज्यादा होंगे और उन्हीं को इकोनॉमी में ज्यादा बूस्ट करेगी। और जो गैर कार्यशील कौन सी होती हैं, जो 14 वर्ष से कम जो चाइल्ड होते हैं और 65 प्लस के ज्यादा होते हैं। अगर इसमें ये दे रखा है डेमोग्राफिक डिविडेंड में, अगर इंडिपेंडेंट रेशियो है वो डिपेंडेंट रेशियो से ज्यादा होना चाहिए, तो वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वो उनके लिए एक सही रहता है, क्योंकि वो इससे ही अपना विकास होता है देश का। और ये देख सकते हैं डेमोग्राफी डिविडेंड वहां होगा जैसे कि वहां पर प्रजनन दर और मृत्यु दर में गिरावट के आर्थिक कांड में विकास में तेजी आएगी। इनमें मतलब जो गिरावट होगी, जैसे आर्थिक कांड विकास में तेजी आएगी, और साथ साथ में मृत्यु दर भी कम होती है, जहाँ कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में वृद्धि से अधिक लाभांश प्राप्त होता है। अगर मृत्यु दर कम होगी तो वहां की कार्यशील प्रजनन जनसंख्या दर में भी वृद्धि होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बच्चों का जन्म या डेथ रेट कम होगी, तो इसलिए आश्रित संख्या में भी जो मतलब बच्चों की जनसंख्या बर्थ रेट कम होगी, तो वो डिपेंडेंट पर्सन है उन पे भी कम होगी, तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो ज्यादा होंगे, जिससे कि देश का विकास अच्छे से होगा। ये आप रीड कर लीजिए, थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल है, मैंने बता दिया है। और भारत में जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्या कंडीशन है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है, इसकी एज कितनी है, कब से काउंट किया जाता है, ये आपने एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इंडिया के लेवल में मतलब ये एक एज स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री में भी मापता, मतलब एज स्ट्रक्चर कितना चेंजेस हो रहा है कि डिपेंडेंसी रेशियो कितना इंप्रूव हो रहा है। ये सेम का सेम ही है कि जैसे फ्यूअर पीपल एंड सपोर्ट, मतलब जो कि बर्थ रेट कम होगी, छोटे बच्चे कम होंगे, और ज्यादा किसकी होगी, डिपेंडेंसी, जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, कितने 15 से 64 के वर्ष के ज्यादा होंगे, वो एक इसमें आएंगे। जिससे क्या इकोनॉमी क्या करेगी, इकोनॉमिक रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है वो फ्री होंगे, और इन्वेस्टेड अदर एरिया अल्सिलेट कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट ग्रोथ। और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में मतलब ये बता दिया कि जैसे डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा तो वहां पे क्या है, लोगों पे जो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट पर्सन है उन पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी की जनसंख्या का मतलब भार कम होगा, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज भी फ्री रहेंगे और वो अदर जगह इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या इकोनॉमी की ग्रोथ बूस्ट होगी। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का बड़ा बड़ा रोल होता है। मतलब ये अब ये देख सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या लाभ हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसे इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इंक्रीज लेबर फॉर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे 15 से 64 वर्ष के लोग होंगे वो उनकी जनसंख्या इंक्रीज होगी।
और दूसरा क्या, हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्योंकि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज फ्री रहने की वजह से वहां पर हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। और थर्ड क्या है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और वहां की प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज होगा। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट हैं। अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। तो अपन को इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले अपन को इंक्रीज सेविंग करनी पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे क्या लोगों की समझ और लोगों के पास पैसे आएंगे, और जिससे क्या अपनी इकोनॉमी की ज्यादा बूस्ट करेगी। रिड्यूस बर्डन ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब एक सोशल सिक्योरिटी पर जो बर्डन आता है उनको भी कम करना चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, सेविंग करो, सिक्योरिटी पर, सोशल सिक्योरिटी इन पे ज्यादा बढ़ाओ, यही क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर। और अब इंडिया के मैंने बताया कि वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गति से एक्सपेंडिंग रैपिडली, बहुत ही तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे ये देख तो 7 मिलियन पर ईयर बढ़ेंगे, कब से, 2021 से लेकर 2031 तक 7 मिलियन पर ईयर, ये डाटा आपको ध्यान रखना है। और फिर 2031 से 41 तक कितने बढ़ेंगे, 2 मिलियन पर ईयर। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये प्रेडिक्शन की गई है, मतलब एक भविष्यवाणी की गई है कि इतना बने रहने की उम्मीद है। और इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड सक्षम या फिर इसका टारगेट अपन कब रिसीव करेंगे, 2055 में। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब अपन बर्थ रेट, डेथ रेट सब कंट्रोल पा जाएंगे, और फिर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कब होगी, 2055 में ये टारगेट अपन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि 7 मिलियन पर ईयर 2021 से लेकर 2031 तक बढ़ेंगे, और 2 मिलियन से लेकर 2031 से 44 तक बढ़ेंगे। फिर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन में अपन कब आएंगे, 2055 में। ये हो गया। और दूसरा मैंने अभी आपको बताया है कि ये इसका मुख्यालय कहाँ पे, यूएनएफपीए का इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में है, और जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और अपना कार्य कब स्टार्ट किया, 1969 में। और इसका इंडिया पार्ट कब बना था, 1974 में, ये याद रखना है, ठीक है। और बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बड़ा बड़ा आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, डेमोग्राफिक डिविडेंड समझ में आ गया। ये आपके हिंदी का क्वेश्चन है, PYQ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, देख रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इसमें आपको ये देखना है, जनसंख्या लाभांश मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि को संदर्भित करता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वृद्धि को संदर्भित करता है जो किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन का परिणाम है। ये स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन है, आपके आ सकती है डेमोग्राफिक डिविडेंड में। ये कथन फर्स्ट है और ये कथन टू है। जनसंख्या की लाभांश मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड उस देश में घटित होते हैं जहां त्वरित आर्थिक विकास, एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, का आनंद उठाता है, मतलब वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से होती है, और प्रजनन और मृत्यु दर में भी गिरावट से उपजा है। ये आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, और सही है तो इसका रीजन क्या है, और गलत है तो इसका रीजन क्या है। ये ऑप्शन आपके सामने, इसका ऑप्शन दीजिए। नो सर, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब दोनों कथन सही है। कथन सही क्यों है कि ये अर्थव्यवस्था में एक वृद्धि को, इंक्रीज को संदर्भित करता है, और आयु संरचना में परिवर्तन का परिणाम है। आयु संरचना में परिवर्तन का परिणाम ऐसे हो गया कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को कम करेगा, और जो वर्किंग एज है वो या फिर इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी एज है वो इंक्रीज होगी। तो ये वाला कथन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड में क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स या जनसंख्या लाभ उस देश में घटित होते हैं, उस देश में घटित होते हैं जो त्वरित आर्थिक विकास का आनंद उठाते और जनन, प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट का कारण है। तो बिल्कुल सही है, उस देश में घटित होते हैं यानी कि डेवलप्ड कंट्री में घटित होती है जहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होते हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन फर्स्ट सही है, जहाँ पे कथन फर्स्ट और कथन टू दोनों सही है। तो ये बिल्कुल दोनों कथन सही है। ये एग्जाम में कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, मतलब आपको बड़ा बड़ा समझ में आ जाने कि कौन सा सही है तो कौन सा गलत हो।
इसका आधार क्या है, इसका बेसिक क्या है। अगर आप बिल्कुल ऐसे रट के जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। आप समझ के जाओ तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा। जैसे मतलब ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ये अपन आपको इजी वे में देखा जाए तो ये एक डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन भी है। इसका ये मैंने एक्सप्लेनेशन तो ये इंग्लिश वालों के देख रखा है, इंग्लिश वाले भी देख लिया, दोनों मीडियम है। और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, कथन एक सही है तो क्यों है, इसको आप मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन वो सेम थ्योरी लिखी हुई ताकि आपके पीडीएफ में पढ़ने में आपके ज्यादा हेल्पफुल रहे, और ये इंग्लिश वालों के लिए। और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की युवा जनसंख्या कितनी है। ये एक नॉर्मल है कि 31% 2011 जनगणना के अनुसार यंग पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, 31% है। तो ये तो आपको याद रखना है कि मतलब ये समझने वाले कुछ है नहीं, डाटा है, आपको बार बार याद करोगे तब याद हो जाएगा। ये ऑप्शन बी करेक्ट है कि मतलब तो यहाँ पे अपनी आज की टॉपिक फिनिश होता है। आज अपने मोटा मोटा क्या पढ़ लिया है, एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफी डिविडेंड पढ़ लिया है। और कल अपना अब अपना टॉपिक क्या बचा है, कोई बता सकता है। अपने टाइप्स ऑफ गुड पढ़ लिया है, इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ लिया है। आज अपनी एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफी डिविडेंड हो गए। कल अपन क्या पढ़ेंगे, कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, लाइव टेबल। और एक अपना मेन टॉपिक है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो कल अपन अपना लेक्चर रहेगा थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पे रहेगा, उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स कर्व और लाइव टेबल, फिर अपना क्या बच जाएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रह जाएगा। ये बिल्कुल डाटा है, आपको बिल्कुल याद ही करना है। और उसके बाद में एसआरएस का अपन डाटा कवर कर लेंगे, और उसके बाद में अपनी एनवायरमेंटल एंड डेमोग्राफी की क्लासेस पूरी हो जाएगी, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो मैक्सिमम 2 क्लास में अपने डेमोग्राफी क्लियर हो जाएगी। जैसे ये कल है, ये लाइव टेबल और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये एक डेमोग्राफी का पार्ट है, और थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये एनवायरमेंटल का पूरा हो जाएगा। और ये क्विज़नेट कर्व ये मैं कल ही करवा दूंगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आज अपनी क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं अपन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के साथ 10 बजे। तो कल बिल्कुल टाइम पे सभी को क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि अगर क्लास आप लेट ज्वाइन कर ले तो आपके जो पीछे से उठ जाता है उसको रिलेट करना आपके लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिल्कुल टाइम पे क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको पता है कि अभी जल्दी रिजल्ट आने वाला है आपका, और दिसंबर का मैक्सिमम जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम जा सकता है, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम डिले नहीं होगा। तो आप बिल्कुल ये मान के चलो कि आप दिसंबर एंडिंग में आपका एग्जाम होगा, तो आपको सभी को टाइम पर क्लास ज्वाइन करनी है। और आप ज़्यादा एक्टिव नहीं करनी है कि सर मैं रिकॉर्डेड देख लूँगा, तो फिर वो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ठीक है, बाय, थैंक यू, टेक केयर।